हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से एक बार लवलेश मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, है ना। यहाँ से बहुत सारे सवाल व्यापम द्वारा 2025 में पूछा गया है और खासकर अमीन पटवारी के सिलेबस में नंबर सिस्टम है, तो यहाँ से सवाल ज्यादा से ज्यादा बनने की संभावना भी है। क्लियर है? वो भी हम देखने वाले हैं नए पैटर्न पर आधारित कि आखिर नए पैटर्न के सवाल जब पूछेगा तो किस किस प्रकार के सवाल होने चाहिए, कैसे इन सवालों को आसानी से डील किया जाए और हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। क्लियर है दोस्तों? तो चलो चलते हैं। आज हम देखने वाले पूरा बेसिक से, हर एक चीज को हम एकदम बेसिक से देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि भाई नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उन रूल्स को सबसे पहले जानना जरूरी है। जब तक हम रूल्स को जानेंगे नहीं तब तक हम सवाल को डील करना या डील करने में हम पूरी तरीके से समर्थ तो नहीं रहने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले आप सभी लोग जानते हो कि भाई प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या उन संख्याओं को कहा जाता है दोस्तों जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए और सब के सब पॉजिटिव हो। समझ रहे हो मेरी बात? यदि मैं ये कहूं कि कोई संख्या एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए, एक से प्रारंभ होकर कहां तक जाए? अनंत तक जाए, इस प्रकार से, ठीक है, इन्फिनिट तक जाए। और ये जितने भी संख्या ये पूरे के पूरे कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, ये निगेटिव नहीं हो सकते, याद रखना। ये जितने भी संख्या ये सब के सब कैसे होने चाहिए? हमारे लिए पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव तब तो मैं कहूंगा कि भाई ये संख्या किस प्रकार की संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। यदि मान लो निगेटिव हो जाए तो निगेटिव तो होता नहीं सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, इसलिए यहां पर मैं पॉजिटिव शब्द का जिक्र किया हूं। क्लियर है? अब हम देखेंगे होल नंबर क्या होता है, मतलब पूर्ण संख्या क्या होता है। मतलब मैं ये कहूं कि प्राकृतिक संख्या अपने आप में पूर्ण संख्या नहीं होता, याद रखना। हाँ, लेकिन उस प्राकृतिक संख्या के परिवार में या समूह में यदि हम जीरो को शामिल कर दें, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 1 2 3 4 और ये कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसी ग्रुप में यदि मैं जीरो को भी शामिल कर देता हूं तो ये संख्या पूर्ण कहलाता है और इसी कारण इसको हम पूर्ण संख्या के नाम से क्या करते हैं दोस्तों? जानते हैं। क्लियर है भाई? आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। देखिए कि फिर अब हम बात करते हैं इंटेजर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पूर्णांक या इंटेजर क्या होता है। तो पूर्णांक किनको कहा जाता है भाई, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बनने समुच्चय को पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या कहते हैं? कहते हैं। पूर्णांक कहने का मतलब ये होता है सिंपल शब्दों में जो अपने आप में पूर्ण हो। एक लड्डू को मैं आधा करके ये कहूं कि ये पूर्ण है तो आप मान लोगे क्या? नहीं ना भाई। कोई संख्या पूर्ण तभी कहलाएगा जब उसके सभी पार्ट एक्चुअल कंडीशन में हो। यदि मैं कहूं कि आधा टूट गया, आधा फूट गया और ये मैं पूर्ण कहूं तो पूर्ण नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो पूर्ण कहने का मतलब है जो अपने आप में पूरा हो। कोई संख्या आधा नहीं हो सकता, 2 है तो 2 रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, हो सकता है -4 हो जाए, -8 हो जाए। ये है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन अपने आप में पूरा है। लेकिन यदि मैं यहीं पर निगेटिव की बात करूं तो क्या निगेटिव अपने आप में पूर्ण है? भले ये संख्या निगेटिव हो लेकिन अपने आप में पूरा है। -4 है, ये किसी से कम नहीं है, ये 4 से कम नहीं है, 3 से ज्यादा नहीं है, ये है ना, अपने आप में 4 है। भले ही इसके ऊपर माइनस का साइन क्यों ना लगा हो, भले ये निगेटिव क्यों ना हो, लेकिन है तो अपने आप में पूर्ण। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसको हम नंबर लाइन से बहुत अच्छे समझेंगे। ये हमारे पास एक नंबर लाइन दिया गया है। इस नंबर लाइन में जीरो एक मिड पॉइंट होता है। हम देखते हैं कि जीरो से आगे बढ़ने पर +1, +2, +3, +4, +5 और इस प्रकार से इन्फिनिटी तक जा सकता है। क्लियर है? उसी प्रकार जीरो से पहले आए तो ये इधर भी आपको -1, -2, -3, 4 और ये भी आपको कहां तक देखने को मिलेगा? अनंत तक। तो जितने भी आपके पास निगेटिव वाला होता है इसको निगेटिव इंटीजर कहते हैं, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। और जितने भी आपके पास पॉजिटिव वाले अंक होते हैं इनको आपके धनात्मक पूर्णांक के नाम से जानते हैं। अब आपके पास सवाल ये उठ रहा होगा तो फिर जीरो क्या है? आपने तो 1 2 3 4 5 को पॉजिटिव इंटीजर बोल दिए, है ना। आपने -5, -4, -3, -2, -1 को निगेटिव इंटीजर बोल दिए, तो ये जीरो है क्या? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जीरो को हम ना तो पॉजिटिव मान सकते हैं,
है ना भाई, पूरी तरीके से पॉजिटिव भी मान सकते हैं और पूरी तरीके से निगेटिव। कहते हैं ना, जो आवेश होता है, आवेश के दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। उसी प्रकार ये जो आपके पास जीरो जो होता है ना, ये इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर निगेटिव, ना तो ये धनात्मक हो सकता है ना ऋणात्मक, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल कहते हैं। क्या बोल दिया जाता है, न्यूट्रल। इसमें चार्ज के अभाव है, ये क्या कहलाता है, न्यूट्रल होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल सब मिलाकर क्या बनते हैं, हमारे लिए पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन बात इतना है कि वो पूर्ण होना चाहिए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होता है। तो आप सभी जानते हो कि प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या उन संख्याओं को बोला जाता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से ना कटे। उन संख्याओं को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है ना। जो भाई जो एक से और खुद से ना कटे उन संख्याओं को क्या बोला जाता है ना, एक और खुद से कटने वाली संख्या, सॉरी, है ना, एक और खुद से कटने वाली संख्या को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर के नाम से उसको जानते हैं। जैसे हो गए दो, अब दो कटेगा किससे भाई, तो आप कहोगे दो कट सकते हैं आपके पास, या तो एक से कटेगा, एक से तो कटना ही चाहिए, और खुद से कटेगा दो, दो से कटेगा, है ना भाई। क्लियर है। तीन की बात करें तो तीन किससे कटेगा, तो तीन तो एक से तो कटेगा ही, और खुद से कटेगा, मतलब खुद तीन से कटेगा। तो ये क्या है, आपके पास प्राइम नंबर है। कई बार लोगों के मन में आता है कि एक क्या है, तो एक तो एक से कटेगा, है ना, और एक से फिर कटेगा, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। एक कैसे आप दो बार लिख सकते हो, दो बार लिख सकते हो, क्या नहीं, आपने जैसे एक लिखे तो यहाँ पर एक दूसरा एक नहीं लिख सकते, इसलिए क्या होता है, एक को हम प्राइम नंबर की श्रेणी में शामिल नहीं करते। ये अभाज्य संख्या नहीं है, न ही ये भाज्य संख्या है ना, किसी और के द्वारा भी ये कट नहीं सकता, इसलिए ना तो ये अभाज्य हो सकता है, ना ही भाज्य हो सकता है। इतना याद रखना दोस्तों। अब हम देखेंगे कि याद रखना, सबसे छोटा और एकमात्र सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या की श्रेणी में जितने भी अभाज्य संख्या वो सबके सब विषम में है, चाहे 3, 5, 7, केवल 2 को छोड़कर। तो सबसे छोटा यदि अभाज्य संख्या बोले या एकमात्र सम अभाज्य संख्या, तो कौन सा होगा दोस्तों, केवल और केवल 2 होता है, जो एकमात्र संख्या जो सम की श्रेणी में शामिल है और सबसे छोटा भी है ना। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या की बात करें तो क्या होता है, 3 होता है। मैं बात करूं कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या, तो 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या देखने को मिलता है ना। 2 अंकों का सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो 10 तो आपके पास भाज्य है, तो 11 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है। उसी प्रकार 2 अंकों का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या की बात करें तो 97। ये छोटे छोटे डेटा जरूर है, लेकिन एग्जाम ओरिएंट है ना, क्या पता कि एग्जाम में यहीं से सवाल पूछ ले, इसलिए हर एक डेटा हमको पता होनी चाहिए। क्लियर है। यदि मैं बात करूं 1 से लेकर 1000 तक कुल 168 अभाज्य संख्या देखने को मिलता है दोस्तों। तो ये रहा आपके पास अभाज्य संख्या के बारे में। क्लियर है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे परिमेय संख्या क्या होता है या रेशनल नंबर क्या होता है। क्लियर है। परिमेय संख्या, किन संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहेंगे, ये सवाल उठता है। तो परिमेय संख्या मतलब ये होता है कि जिन संख्याओं को आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो, p/q के रूप में लिख सकते हो, उन संख्याओं को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है। जिन संख्याओं को हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम परिमेय संख्या नहीं कह सकते। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ध्यान समझना, जिसको हम p/q मतलब भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। अब पूर्णांक में हो सकता है पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है धनात्मक भी हो तो भी वो आपके लिए परिमेय का काम करेगा, परिमेय का काम करेगा। और मान लो वो आपके पास निगेटिव हो तो भी वो परिमेय संख्या रेशनल नंबर का क्या करेगा, काम करने लगेगा। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं, बस वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और एक चीज और, जैसे हम कोई संख्या देखेंगे जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी यहाँ पर q का मान क्या नहीं हो सकता दोस्तों, 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो ये परिमेय संख्या फिर नहीं कहला सकता। इतने याद रखना। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, क्या सिंपल दो आपके पास एक परिमेय संख्या है, या सिंगल डिजिट के जितने भी चाहे पॉजिटिव या निगेटिव, क्या वो सब के सब संख्या हमारे लिए परिमेय संख्या हो सकता है? तो मैंने कहा हो सकता है ना भाई, क्योंकि हम इसको कुछ नहीं होता, मतलब नीचे में एक तो लिख ही सकते हैं, हर में एक तो लिख सकते हैं। तो क्या मैं 2 को 2/1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, मतलब सिंपल 2 भी हमारे लिए परिमेय संख्या का काम
करता है, इस चीज को याद रखना है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर जितने भी अंक दिया गया है 4/5, 1/6, 7/2 या माइनस का एक ही क्यों ना हो, ये सब के सब आपके क्या कहलाएगा दोस्तों? परिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर है? यदि मैं बात करूं अपरिमेय संख्या किनको बोला जाता है, तो अपरिमेय उन संख्याओं को बोला जाता है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते भाई, उनको लिखना पॉसिबल नहीं है कुल मिलाकर, है ना। जिन संख्याओं को p/q के रूप में हम नहीं दर्शा सकते या नहीं लिख सकते, है ना, वो क्या होता है आपके पास पूर्णांक, मतलब कुल मिलाकर अपरिमेय संख्या क्या कहलाते हैं, जहां पर q का मान यहाँ पर भी इक्वल नॉट 0 के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अब आप कहोगे √2 को आप कैसे आप लिख पाओगे? √2 की बात करें तो √2 का मतलब होता है 1.41 35 और इस प्रकार की ये अनंत तक जाता है, जिसको आप आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। ये अनंत तक जाता है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, यहाँ पर रिपीट होता कोई अंक, जैसे 1 4 1 4 1 4 1 4, तो मैं बार लगा के इसको शायद भिन्न में बदल भी सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। 1.4 1 4 2 1 3 5 और आगे पता नहीं किस किस प्रकार के आपको और डिजिट देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि मैं √2 √3 या जितने भी अंडर रूट वाले अंक है, अब अंडर रूट वाले सभी नहीं, 4 तो आपको नहीं होगा, 4 का वर्गमूल बाहर निकल सकता है। 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। 9 का वर्गमूल होता है 3। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो आपके पास किसमें नहीं आएगा? आपके पास अपरिमेय संख्या में नहीं आ सकता। लेकिन जो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5, ये सब के सब संख्या अपरिमेय संख्या की श्रेणी में शामिल होता है दोस्तों। क्लियर है भाई? आए समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखेगा अगला डेटा। फिर ये स्पेशल जानकारी ऑनलाइन क्लास है ना, हमारे चैनल द्वारा CG मैपोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है ये भी हमारे चैनल द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। क्लियर है? और पहला टेस्ट 12 आपके इसी माह में है ना भाई, अब 12 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। और इसके कंप्लीट डिटेल आपको यदि लेना है तो एप्लीकेशन में जाना है, एप्लीकेशन CG मैपोलॉजी में। यहाँ पर आपको है ना इस टेस्ट और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों? इसके अतिरिक्त यदि मान लो आपको स्पेशल गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर का क्लास परचेस करना है तो आपको मात्र 349 रुपए के प्राइस पर उपलब्ध हो जाएगा। और जितने भी सवाल होंगे वो सबके सब एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, साथ में नए पैटर्न के आधार पर देखने को मिलेगा, है ना। और आपको PDF यदि प्राप्त करना है तो हमारे WhatsApp के जरिए आपको PDF मिल जाएगा। और ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ से आप है ना PDF के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास भाज्य संख्या क्या होता है या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। किन संख्याओं को मैं भाज्य संख्या कहता हूं? तो ध्यान समझना, एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से भाग लग जाए। कम से कम एक संख्या से भाग लग जाए, अधिक से अधिक लगेगा ही वो तो, है ना। तो उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? भाज्य। तो क्या भाज्य संख्या 2 हो सकता है क्या? 2 क्या भाज्य संख्या है? क्या 3 भाज्य संख्या? तो मैंने कहा नहीं है भाई, क्योंकि हमारे पास DL क्या है? एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जिनमें अपने और एक के अतिरिक्त, मतलब यहां पर मैं देखूं कि 2 में क्या है, एक तो यहां पर 1 होगा, है ना, और खुद 2 भी होगा, और इसके अतिरिक्त कोई और संख्या होनी चाहिए था। लेकिन इस 2 को डिवाइड करने वाला 1 और 2 के अलावा कोई और संख्या नहीं है, इसलिए हमारे लिए भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। क्लियर है? उसी प्रकार 3 की बात करूं तो 3 को काट सकता है 1 और खुद 3 काट सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कोई तीसरा भी तो होना चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं है। 3 को कौन कौन काट सकता है? तो आप कहोगे 1 काटेगा, 3 काटेगा, लेकिन उसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं। आप 1.5 से मत कटवाना, बता रहा हूँ, है ना। आप 1.5 से नहीं कटवा सकते, है ना, अपना मर्जी थोड़ी चलाओगे यहाँ पर, है ना। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा कि भाई ये भी भाज्य संख्या नहीं होगा। तो हम जैसे एक चीज देखेंगे, जितने भी आपके पास अभाज्य संख्या है वो कोई भी संख्या आपके लिए भाज्य संख्या नहीं हो सकता। क्लियर है? अब जैसे मैं बात करूं 4 का एग्जांपल के रूप में देखें तो 4 को कम से कम 3 तो काटने ही चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे 1 तो काटना चाहिए,
एक के अतिरिक्त खुद संख्या 4 काटेगा और इन दोनों के अतिरिक्त कोई काट सकता है दोस्तों, तो वो है 2, है ना। और हम देखें कि खुद और एक के अलावा यदि कोई तीसरा काट दे उस संख्या, तो वही संख्या क्या कहलाता है हमारे लिए, भाज्य संख्या कहलाता है। तो इस प्रकार के जितने भी संख्याएं होंगे वो सब के सब क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। जैसे 9 के बारे में बात करूं, 9 क्या हमारे लिए भाज्य संख्या है, तो हम कहेंगे भाज्य संख्या का डेफिनेशन ये है कि एक काटना चाहिए, एक तो काटेगा ही, साथ में वो संख्या खुद काटना चाहिए, 9 तो काटेगा ही, इसके अतिरिक्त कोई और संख्या तो आप कहोगे 3 भी काट सकता है। तो आप देख पा रहे हैं इन दोनों के अतिरिक्त कोई तीसरा काटे तो वो क्या है आपके लिए, भाज्य संख्या कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सब के सब संख्या इस प्रकार के क्या होंगे, भाज्य संख्या माने जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि सह अभाज्य क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम किसे कहते हैं भाई। तो यहां पर बोला गया कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो तो आपस में सह अभाज्य कहलाते हैं। जैसे मैंने एक चीज कहा कि मुझे 2 अंक तो लेना है और दोनों अंकों में कंपेयर करके देखना है कि इन दोनों के बीच यदि कोई कॉमन फैक्टर हो तो क्या होनी चाहिए, केवल और केवल 1 होनी चाहिए। एक के अलावा कोई और संख्या फैक्टर के रूप में ना हो तो हम कह सकते हैं कि वो एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है, सह अभाज्य है। जैसे यहां पर दिया गया है 2 और 3, क्या दिया गया है, 2 3। अब आप एक चीज बताओ, यदि मैं इन दोनों के फैक्टर करना चाहूं तो भाई 2 कैसे टूटेगा, तो आप कहोगे 1 और 2 में। 3 कैसे टूटेगा, तो मैं कहूंगा 1 और 3 में। तो आप बताओ यहाँ पर दोनों में कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, और कोई है क्या, नहीं। तो मैं कह सकता हूँ कि 2 और 3 एक दूसरे के क्या है, को प्राइम है ना भाई, सह अभाज्य है। क्लियर है दोस्तों, ये होता है सहभाज्य का डेफिनेशन। क्लियर है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है कि भाई सहभाज्य का डेफिनेशन क्या है ना, समझ नहीं पाते। तो दोस्तों इतने याद रखना है। क्लियर है भाई, चाहे मैं 3 डिजिट ले लूं, 4 डिजिट ले लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस उनके बीच यदि कोई कॉमन फैक्टर है तो केवल 1 होना चाहिए। अब सवाल उठता है, मान लो क्या मेरे पास एक डिजिट है 6, 4 और 6, क्या ये दोनों आपके पास को प्राइम हो सकते हैं। अब ध्यान समझना, 4 के यदि मैं फैक्टर करूं तो 4 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा, इन तीनों के से कटेगा भाई, ठीक। फिर मैंने कहा 6 की बात करूं तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने को प्राइम में एक चीज देखें कि एक अंक ही आपके पास क्या होनी चाहिए, फैक्टर, केवल एक फैक्टर होनी चाहिए, एक अंक, मतलब ये केवल फैक्टर होनी चाहिए थे, 1 और 1। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और संख्या यहाँ पर फैक्टर के रूप में काम कर रहा है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो भाई जब दोनों जगह ये 2 कॉमन है तो मैं कहूंगा कि ये 4 और 6 एक दूसरे के को प्राइम नहीं माने जा सकते, ये नहीं है को प्राइम। फिर क्लियर है। तो ऐसे होते हैं को प्राइम और ये होता है आपके पास कंपोजिट नंबर के बीच डिफरेंट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सम संख्या। सम संख्या के बारे में लगभग सब जानते हो, वे सभी संख्याएं जो आपके 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, उन सभी संख्याओं को क्या बोला जाता है, सम संख्या कहते हैं, या उसी को इवन नंबर कहते हैं भाई। क्लियर है। विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या किन संख्याओं से को कहते हैं, जो 2 से ना कटे। अब जो 2 से नहीं कटेगा उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 7 9 11, ये संख्या 2 से नहीं कटता, कटेगा तो दशमलव में आएगा, लेकिन दशमलव में नहीं आना चाहिए, है ना। यदि दशमलव में आ रहा है मतलब फिर तो आपके लिए क्या बन गया, परिमेय संख्या बन गया, है ना। हम तो अभाज्य विषम संख्या के बारे में बात कर रहे हैं, परिमेय संख्या बताने के लिए नहीं बोल रहे हैं। क्लियर है। तो मैं कह सकता हूं कि 2 से न कटने वाले सभी के सभी संख्या जो होंगे वो मेरे लिए क्या कहलाएगा दोस्तों, मैं कहूंगा विषम संख्या कहलाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा देखने वाले कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या 2 पार्टों में डिवाइड होता है। कौन कौन से 2 पार्ट, वास्तविक संख्या को हम मूल रूप से 2 पार्टों में बांट देते हैं। एक होता है आपके पास दशमलव और एक होता है पूर्णांक। फिर दशमलव संख्या 2 पार्टों में बढ़ता है आपके लिए, एक होता है आपके पास अपरिमित और एक होता है आपके पास परिमित। उसी प्रकार अपरिमित संख्या भी 2 पार्टों में बढ़ जाता है, एक को बोला जाता है आवर्ती दशमलव और एक होता है सानी अनावर्ती दशमलव। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसी को बोला जाता है वास्तविक संख्या या रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या होता है, वो दुनिया के जितने भी अंक हैं, चाहे वो टूटे फूटे ही क्यों ना हो, चाहे दशमलव में क्यों ना हो, है ना, चाहे वो आपके रूट में क्यों ना हो, है ना, कुछ किसी भी रूप में क्यों ना हो, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं,
रियल नंबर या वास्तविक संख्या के रूप में जानते हैं। वास्तविक संख्या कोई अलग से नहीं है, हमारे सामने भी जितने भी गणित में यूज होने वाले डिजिट है मैथमेटिक के, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, रियल। रियल नहीं है तो क्या है भाई, वो कोई अलग से थोड़ी है। तो रियल नंबर को दो पार्टों में हमने बांटे, एक होता है दशमलव संख्या और एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में मैं इतना बताया हूं कि उन सभी संख्याओं जो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो और जीरो भी हो, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं। मतलब पूर्णांक की श्रेणी में मैं देखना चाहूं तो आपके सभी सम संख्या, सभी विषम संख्या, जितने भी निगेटिव संख्याएं हैं, जितने भी आपके पास चाहे प्राकृतिक हो, पूर्ण संख्या हो, सहभाज्य, कोप्राइम, सब के सब संख्या किस में आ जाएगा, आपके पास पूर्णांक में आ जाता है। अब सवाल उठता है कि हमने दशमलव संख्या को दो पार्ट में क्या कर दिए हैं, देखें कौन कौन सा भाई। एक होता है आवर्तिक दशमलव और एक होता है आपके पास अनावर्तिक या आसान दशमलव। अब इस चीज को ध्यान समझना दोस्तों कि आखिर आवर्तिक दशमलव क्या होता है। आवर्तिक दशमलव कहने का मतलब ये होता है, या इसी को शांत दशमलव या परिमित है ना, या इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है टर्मिनेटिंग। क्या बोल दिया जाता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल के हम नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह दशमलव की समाप्ति है। कुल मिलाकर यह है कि ये जो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है, ये दशमलव की समाप्ति है। मतलब इसमें जितने भी अंक आएंगे उसके दशमलव के बाद एक या दो या तीन अंक हो सकते हैं, उससे ज्यादा अंक नहीं होते। ज्यादातर एक ही अंक होते हैं, उसके बाद वो दशमलव अंक खत्म हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के जो आवर्तिक दशमलव जो होते हैं, इनको दशमलव की समाप्ति बोला जाता है। एक दशमलव, यह एक दशमलव है जिसमें अंकों की एक परिमित संख्या होती है, ज्यादातर नहीं होते। जैसे यहाँ पर 0 दशमलव के बाद एक अंक या दो अंक या ज्यादा से ज्यादा तीन अंक देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा आपको अंक देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के दशमलव संख्याओं को हम क्या बोलते हैं कि भाई, इसको हम बोलते हैं आपके पास परिमित या उसी को आवर्तिक दशमलव के रूप में जानते हैं। इसको हम आसानी से p/q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आसानी से इन संख्याओं को हम परिमित संख्या के रूप में डील कर सकते हैं कि यदि मान लो दशमलव का एक और दशमलव के बाद जितने अंक है उतना हम जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार से आसानी से भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये होता है हमारे पास क्या, परिमित या आवर्तिक दशमलव। क्लियर है। यदि मैं बात करूं नॉन टर्मिनेटिंग की, इसको बोला जाता है नॉन, फिर आप लिख लेना टर्मिनेटिंग, मतलब ये आसान दशमलव कहलाता है। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिपीटेड, रिपीटेड और एक होता है नॉन रिपीटेड, है ना। रिपीटेड होता है और एक होता है आपके पास नॉन रिपीटेड। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ध्यान समझना, यदि मैं बात करूं आवर्तिक दशमलव, तो इसमें एक ही अंक की पुनरावृत्ति बार बार होती है। दशमलव अंक आने के बाद कुल मिलाकर इसमें दशमलव बिंदु के बाद अंक या अंकों का एक समूह अनंत बार दोहराया जाता है। बार बार एक दशमलव अंक के बाद उसी अंक को हम बार बार देखते हैं। तो इस प्रकार के जो दशमलव वाले संख्या होते हैं उसको क्या बोला जाता है, आवर्ती दशमलव संख्या के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे इसको भी हम आसानी से p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे भी हमारे पास है 0.33, 0.66, इस प्रकार के आपको देखने को मिल जाए 0.3333, तो हम क्या करेंगे, इसको आसानी से बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर 0.3 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगाकर लिख सकते हैं। और हमको पता है कि भाई बार का क्या होता है, नीचे में 9 होता है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम आसानी से 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है ये रिपीटेड आपके डेसिमल कहलाते हैं। मतलब इसमें हम इसको आसानी से हम दशमलव को आसानी से भिन्न के रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट किया जा सकता है। यदि मैं बात करूं नॉन रिपीटेड या मैं कहूं इसको अनावर्तिक दशमलव, तो इसमें होता क्या है दोस्तों, दशमलव अंक आने के बाद, है ना, आप इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ये अनंत तक जाता है। और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसमें दशमलव बिंदु के बाद कोई भी अंक दोहराता नहीं है और संख्या अनंत तक चलती रहती है। ऐसी संख्याओं को भिन्न p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मैं कहूं √2, तो √2 का मान कितना दिख रहा है, 1.414213 और ये पता नहीं कहां तक जाएगा, हो सकता है ये अनंत तक जाए। तो √2 को आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। उसी प्रकार पाई,
पाई जो होता है, पाई का मान 3.14152 के रूप में होता है। इस प्रकार इसको भी हम क्या कर सकते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। अब आपके माइंड में एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि भाई पाई की वैल्यू तो हम अभी तक कितना पढ़े हैं, 22/7 पढ़े हैं, तो हम तो इसको भिन्न के रूप में लिख पा रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, भिन्न के रूप में लिख पा रहे हैं। आप बोले हो कि हम इसको भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये कैसा पॉसिबल है? मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, गणित में क्या होता है, पाई की जो वैल्यू है निकटतम होता है, और हमको गणित में गणना करना है, गणना को बिगाड़ना नहीं है। इसलिए मैंने इसको अप्रोक्सीमेट में, है ना, 3.14 जो मेरे पास है 21, इसको अप्रोक्सीमेट में मैं कितना मान लिया, 22/7 मान लिया, है ना। वो तो अपने तरफ से माने हैं हमने, एक्चुअल में था नहीं है, एक्चुअल में हमने इसको माने हैं अपने गणितीय गणना को आसान बनाने के लिए। क्लियर है? तब जाके हम इसको इस रूप में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। आए भाई समझ में? तो ये भी आपके पास, हम इसको परिमेय संख्या के रूप में कभी भी नहीं लिख सकते या भिन्न के रूप में। वो अलग बात है कि यहाँ पर जो लिख दिया गया है थोड़ा बहुत, है ना, कुल मिलाकर कहा जाए पाई का मान, तो पाई का मान लगभग में लिया गया है, इसलिए हम नहीं लिख सकते। तो मैं कह सकता हूं एक तो आवर्तिक दशमलव और एक आपके पास अनसानी आवर्तिक दशमलव, मतलब रिपीटेड, इन दोनों को हम आपके पास रेशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन नॉन रिपीटेड वाले को हम रेशनल नंबर के रूप में नहीं लिख सकते। इतना आपको याद रखना है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, जाति मान क्या होता है, कुल मिलाकर फेस वैल्यू। यहां से कई बार सवाल पूछा गया है कि भाई आखिर जाति मान क्या होगा, तो किसी अंक का जाति मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता। जाति मान स्थान पर निर्भर नहीं करेगा। क्लियर है? वो निर्भर करता है उस अंक के वास्तविक मान को, है ना, उसे हम क्या कहेंगे, जाति मान कहते हैं। जैसे मैं लिख दिया 60, 68, 72 में मैंने कहा कि 7 का मुझे जाति मान बताओ। आप कहोगे 7 के क्या जाति मान बताओगे, आखिर 7 की जाति है क्या? तो आप कहोगे 7 तो 7 ही है, तो 7 का जाति मान क्या होगा, 7 होगा। 6 का जाति मान 6 होगा, 8 का जाति मान 8 होगा, और 2 का जाति मान 2। उसके वास्तविक रूप को आपको बताना है। लेकिन यदि मैं स्थानीय मान की बात करूं कि भाई स्थानीय मान क्या है, अब हम स्थिति को बताएंगे, है ना। किसी अंक का स्थानीय मान किसी संख्या में उसके स्थान पर निर्भर नहीं करता, इतने याद रखना है। मतलब किस पर डिपेंड करेगा, उसके स्थान पर निर्भर करता है, लिखा गया है ना, निर्भर करता है। जैसे 72, अब मैं कह सकता हूं 2 इकाई स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, मैं कहूंगा 2 होगा। 7 की स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहोगे इकाई और दहाई पर है, मतलब 7 दहाई का होता है, 10 का गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा इसका, आपके पास स्थानीय मान 70। उसी प्रकार 8 की बात करें तो 8 क्या है भाई, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा स्थान में है, तो 100 का गुणा कर देंगे तो इसकी स्थानीय मान क्या हो जाएगा, मैंने कहा 800 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 की बात करूं तो 6 कौन सी स्थान में है, तो मैंने कहा इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, तो 1000 का गुणा कर देंगे तो 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों, मैंने कहा 6000 हो जाएगा। इस प्रकार उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग जो उनका मान होगा, उस मान को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये है आपके पास भाज्यता का नियम। भाज्यता में एक चीज हमने नोट की है कि यहाँ पर जिस अंक से भाग दिया जाता है वो भाजक कहलाते हैं, है ना। जिस अंक से भाग दिया जाता है और जो भाग जिस पर दिया जाता है वो भाज्य कहलाते हैं। जितने बार जाता है उसको भागफल, और जो बचता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। तो याद रखना, भाज्य जब हमको ज्ञात करना रहेगा बीच वाला, जैसे मैंने कहा 4 से मैंने भाग दे दिया 20 को, तो आप कहोगे कि भाई 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। चलो 20 को नहीं देते, मैं 21 को दे रहा हूं, ध्यान समझना, किसको दे रहा हूं, 21। तो मैंने कहा 4 पंचे 20, 21 में 20 घटेगा तो बचेगा कितना, 1। तो मैं कह सकता हूं ये मेरे लिए क्या है दोस्तों, भाजक है। ठीक है, ये क्या है, भागफल है, और जो नीचे में मिला है ये क्या है मेरे लिए, तो मैंने कहा ये तो शेषफल है। क्लियर है? अब मान लो मुझे 21 प्राप्त करना है, तो 21 कैसे प्राप्त करूंगा, तो मैंने कहा कि भाई भाज्य बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे भाज्य बराबर होता है आपके पास भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। तो भाजक हमारे पास 4, भागफल कितने बार गए, 5 बार, और बचा कितना है, 1। तो 4 पंचे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा 21। यही मेरा क्या था, यहाँ पर मूल रूप से भाज्य था। तो करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा, कि भाई इस प्रकार से आपको डील करना है, यहाँ से सवाल पूछे या सवाल बनाने की भी कोशिश करें तो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं।
अब हम भाज्यता के कुछ नियम देखेंगे कि भाई दो से कटने वाले क्या होते हैं। दो की भाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या का अंतिम, है ना, ध्यान देना, अगर किसी संख्या का, ठीक है, अगर किसी संख्या का अंतिम अंक कोई सम संख्या या जीरो हो तो वह संख्या दो से अवश्य ही विभाजित होगा। अब दो से कटेगा कैसे हम पता करेंगे, तो दो से कटने का नियम यही कहता है कि लास्ट में या तो जीरो हो जाए या तो कोई संख्या, कोई सम संख्या हो जाए। यदि ऐसा है तो संख्या आसानी से दो से कट जाएगा। जैसे आपके पास लास्ट में जीरो है ना, यहाँ पर दो है, यहाँ पर 6 है, तो इस प्रकार के लास्ट में यदि कोई सम संख्या हो तो आसानी से दो से कट जाता है। यदि मैं 3 से भाज्य की बात करूं तो सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों को यदि जोड़ने पर 3 से कट जाए तो संख्या आसानी से 3 से क्या होगा दोस्तों, कट ही जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है 726। अब मैं कहूंगा कि क्या 726 कटेगा, तो आप कहोगे 6 2 8, 8 और 7 कितना हो गया 15, और भाई 15 3 से कट जाता है, 5 बार में काट देता है तो कट जाएगा। उसी प्रकार 17 31 की बात करूं तो 17 31 को जोड़ने पर 1 और 3 4 और 7 8 12, है ना, 12 भी आपके पास 3 से कटेगा, मतलब ये अंक भी आसानी से 3 से क्या होगा, कट जाएगा। क्लियर है। यदि मैं 4 से भाज्यता की बात करूं तो 4 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि केवल लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कट जाए, भले वो अंक 10 अंकों में हो, 20 डिजिट में क्यों ना हो, मुझे लास्ट के केवल 2 अंक ही चेक करना है। तो मैंने कहा कि क्या 36, है ना भाई, क्या 36 4 से कटेगा, तो आप कहोगे भाई 36 जो है 4 से कटता है ना, 36 जो है हमारा किससे कट जाता है, आसानी से 4 से कट जाता है, तो ये पूरे के पूरे संख्या 4 से कटेगा। 48 4 से कट जाता है तो 1848 कट जाएगा। 00 तो ऐसे कट गया, तो ये भी आपके पास कट जाएगा। क्लियर है। लास्ट के 2 अंक यदि 4 से कटे तो संख्या आसानी से 4 से क्या होता है दोस्तों, कट जाता है। इतना चीजों को आप क्या करना है, एकदम याद रखना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 5 से भाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम में या तो 0 होना चाहिए या तो 5, उसके अलावा कोई और अंक होगा तो वो नहीं काट पाएगा, इतने याद रखना। तो लास्ट में या तो 5 होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए, तब वो संख्या 5 से क्या होगा, कटेगा। यदि मैं बात करूं 6 से, तो 6 से भाज्यता का नियम ये कहता है कि वो 2 और 3 का मल्टीपल होता है। आखिर 6 किसका बना होता है, तो मैंने कहा 2 और 3 का गुणा करने पर ही बनेगा, मतलब इसमें 2 का नियम भी लागू होना चाहिए और 3 से का नियम भी लागू होना चाहिए। अब 2 के नियम में यह है कि लास्ट में तो 0 हो या कोई सम संख्या होनी चाहिए, तो लास्ट में 0 या कोई सम संख्या होनी चाहिए और जोड़ने पर 3 से कटने वाले होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ संख्या डेफिनेटली क्या होगा आपके, भाई 6 से कटेगा। यदि मैं 8 से बात करूं तो 8 में क्या होता है दोस्तों, लास्ट के 3 अंक यदि कट जाए तो संख्या आपके पास क्या होगा, 8 से कट जाएगा, अन्यथा नहीं कटेगा, इतना याद रखना है। यदि 9 की बात करें तो सभी अंकों को जोड़ने पर, जितने भी अंक हैं इन सभी अंकों को जोड़ने पर यदि 9 के पहाड़ा वाले अंक आ जाए तो मैं कह सकते हैं कि वो संख्या डेफिनेटली आपके 9 से कटेगा ही। क्लियर है भाई। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार 11 का नियम यह है कि सम और विषम अंक वाले स्थान को जोड़ेंगे। जैसे सम और विषम को जोड़ने पर या तो 11 आने चाहिए या तो 0 आने चाहिए, घटाने पर या तो क्या आने चाहिए, 11 के मल्टीपल आने चाहिए, तब वो क्या होगा, आपके 11 से कटेगा। जैसे मैंने कहा ये आपके पास विषम, इसको जोड़ूंगा, उसके बाद इसको जोड़ूंगा। उसी प्रकार ऊपर में मैं 7 को जोड़ूंगा, 7 के साथ 2 को और 2 के साथ फिर 2 को। अब हम देखते हैं 1 और 9 10, 10 और 1 कितना हो गया 11। उसी प्रकार ऊपर वाला 7 और 2 9, 9 और 2 कितना हो गया 11। अब इन दोनों अंकों को हम घटा कर देखेंगे कि भाई 11 में 11 घटाएंगे तो कितना आ गया 0, तो 0 आते ही वो संख्या क्या होगा, 11 से कटेगा। और मान लो 0 नहीं आया, क्या आ गया भाई, मान लो 11 के पहाड़ा वाले अंक आ गए, मान लो घटाने पर इस स्थान पर 0 के स्थान पर 11 आ जाए, 22 आ जाए या 33 आ जाए, इससे आगे नहीं बढ़ता, याद रखना है ना, ज्यादा से ज्यादा 33 तक बढ़ना चाहे तो भी वो संख्या 11 से आसानी से क्या होगा, कट जाएगा, इतना याद रखना। इसके अतिरिक्त एक और इंपॉर्टेंट जानकारी ये है, यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति, है ना, यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति सम टाइम या सम बार हो तो वह 11 से क्या होता है, कट जाता है। यदि मैं एक ही अंक को 2 बार लिख दूं, 4 बार लिख दूं, 6 बार, 8 बार, 10 बार, 12 14 16, मतलब सम संख्या के जो आते हैं उतने में मैं लिख दूं मान लो सम टाइम, तो संख्या 100% 11 से क्या होगा, कटेगा। जैसे 77 कट जाएगा,
है ना, 33 33 ये भी कट जाएगा, 99 99 6 बार ये भी कट जाएगा। उसी प्रकार 8 8 बार है, ये भी आपके पास क्या होगा 11 से कट जाता है दोस्तों। क्लियर है। यदि हम आगे बढ़े तो स्पेशल रूल है आपके लिए ये कि बोला गया है कि भाई 3 अंकों की संख्या को मान लो, है ना, हमारे पास है कि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की कोई संख्या बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? 3 अंकों की संख्या को दोहराकर 6 अंकों की संख्या बना दी जाए तो हमेशा वो संख्या किससे कटेगा दोस्तों? मैंने कहा 1001 से, 13 से, है ना, और 11 और 7 से 100% क्या होगा वो कट जाएगा। इतना आपको याद रखना है। क्या बोला मैंने कि भाई मान लो कोई भी 3 अंकों की संख्या को 2 बार जोड़कर लिख दूं तो हमेशा किससे कटेगा? 1001 से कटेगा, 13 से कटेगा, 11 से कटेगा और साथ में वो 7 से कटेगा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 123 और 123 को मैंने 2 बार लिखकर कितने संख्या बना दिया? 6 संख्या। उसी प्रकार 456 को 2 बार लिखकर मैंने 6 संख्या बना दिया। उसी प्रकार 246 को मैंने 2 बार लिखकर इसको भी मैंने 6 संख्या बना दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि किससे किससे कटने चाहिए? 1001 से, 13, 11 और 7 से। यदि मैं बात करूं नेक्स्ट वाला, यदि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर मैं 6 अंकों की संख्या बना देता हूं, जैसे यहां पर दिया गया है 2 अंक की संख्या है 12, 12 को मैंने 3 बार लिख दिया, इस बार 12 12 12 हो गए 6 अंक। उसी प्रकार 45 को 3 बार लिख दिया, 45 45 ये भी बन गया 6 अंक का। उसी प्रकार 69 69 69 इसको भी मैं 3 बार मिलाकर 6 अंक बना दिया। तो इस प्रकार के जितने भी अंक बनेंगे वो किससे कटेगा? 10,101, 13 और 7 से हमेशा क्या होता है दोस्तों? विभाजित हो जाता है। इतना याद रखना ही है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं बात करूं, यदि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर मैं 4 अंकों की संख्या बनाना चाहता हूं, जैसे यहाँ पर 12 12, 54 54, 86 86, इस प्रकार से मैंने क्या किया? कोई 2 अंक की संख्या लिया और इसको दोहराकर 4 अंक बना दिया। तो इस प्रकार के जितने भी संख्या होगा वो किससे हमेशा विभाजित होगा? 101 से हमेशा क्या होता है दोस्तों? विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्लियर है। तो ये रहा कुछ आपके नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम, रूल। क्लियर है। यदि ये सब डाटा हमको अच्छे से पता है तो मैं समझता हूं आगे जो सवाल मिलने वाले हैं उन सभी सवालों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करेंगे? डील करेंगे। और आज का हमारा पहला सवाल रहेगा 2025 में सीजी व्यापम द्वारा जो जो सवाल पूछे हैं उन सवालों को हम देखने वाले हैं। क्लियर है। तो पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, ये सवाल पूछा गया था सीजी व्यापम 2025 में पूछा गया सवाल है। क्या पूछा गया है भाई? कि नीचे दी गई सूची में से 48 के अभाज्य गुणनखंडों को पहचानिए। कि 48 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 48 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ध्यान समझना, 48 को मैं सबसे पहले 2 से भाग दूंगा। 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? आप कहोगे कि भाई 24 बार चले गया। फिर 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? मैंने कहा 12 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देने पर मैंने कहा 6 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देने पर कितने बार जाएगा? मैंने कहा 3 बार। और 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 बार। क्लियर है। तो 48 को यदि मैं लिखना चाहूं तो 48 के गुणनखंड कौन कौन से? तो मैंने कहा 2 मेरे पास 4 बार आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 आया है 1 बार। क्लियर है दोस्तों। तो इसको कुल मिलाकर ऐसा लिख सकता हूं कि 2 की पावर 4 गुणा में लिख दिया 3 की पावर 1। क्लियर है। मुझे क्या निकालना है? गुणनखंड कौन कौन से, वो भी कौन से? अभाज्य गुणनखंड। कौन से गुणनखंड? अभाज्य। मुझे भाज्य गुणनखंड नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए? अभाज्य, जो अभाज्य संख्या हो। तो आप एक चीज बताओ, हम अभाज्य संख्या में देखे हैं कि 2 भी हमारा एक अभाज्य संख्या है भाई, 2 अभाज्य संख्या, और 3 हमारा अभाज्य संख्या है, यही है। तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होगा? तो मैं कहा एक तो 2 होगा और एक मेरा 3 होगा। तो के और एल जो ऑप्शन होगा, है ना, के और एल, ऑप्शन नंबर जो सी होगा दोस्तों, ये मेरे यहाँ पर क्या होगा? एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही आपको सवाल देखने को मिलेगा। याद रखना, यदि आप डेफिनेशन को पूरी तरीके से नहीं पढ़ोगे तो इन सवालों में फंसी जाओगे। ठीक है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो जितने भी मैं डेटा लिखाया हूं उन डेटाओं को अच्छे से पढ़ो और आगे जितने भी सवाल मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान समझना, ये सवाल भी आपके पास सीजी व्यापम में पूछा गया सवाल था। ध्यान समझना,
दो पूर्णांकों का योग अंतर एवं गुणा एक पूर्णांक होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? चाहे मैं दो पूर्णांकों को जोड़कर देखूं या घटाकर या गुणा करके देखूं तो क्या पूर्णांक मिलेगा? मैंने दो पूर्णांक ले लिया अपनी मर्जी से, एक पूर्णांक ले लिया मैंने दो और एक पूर्णांक ले लिया मैंने एक। ध्यान समझना, पूर्णांक कहने का मतलब यह है कि जो अपने आप में पूर्ण हो। अब पहला मेरा कथन ये कहता है कि दो पूर्णांकों का योग, यदि मैं मान लो इन दोनों को जोड़ देता हूं, दो और एक को जोड़ दिया तो क्या हो गया? तीन। तीन भी अपने आप में पूर्णांक है, मानते हो भाई? मान लो इसको घटा दिया जाए, दो में एक को घटा दूं तो कितना होगा? तो आप कहोगे एक भी मेरा पूर्णांक है, हमने देखे हैं। यदि मैं गुणा करके देखता हूं, दो का गुणा एक के साथ, तो भी कितना आएगा? दो एकम दो, ये भी मेरा पूर्णांक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो जे वाला कथन है दोस्तों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि ये मेरा क्या होगा? गलत हो सकता है। क्लियर है? फिर मैं बात करूं नेक्स्ट वाले डेटा को, देखो ध्यान से। प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्रम विनिमय नियम योग व गुणन संक्रिया में लागू होता है, जबकि घटाने और भाग में लागू नहीं होता। क्या ये सत्य लग रहा है आपको? क्रम विनिमय कहने का मतलब है कि उसकी स्थिति को चेंज करना। बोला गया है प्राकृतिक संख्याओं में, बोला गया है प्राकृतिक संख्याओं के लिए। तो मैंने दो प्राकृतिक संख्या ले लिया, एक और दो। ध्यान समझना, बोला गया कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्रम विनिमय का नियम योग व गुणन संक्रिया में लागू होता है। तो मैं सबसे पहले बात करूं, इन दोनों को मैं जोड़कर देखता हूं। योग के लिए बोला गया है एक और दो को जोड़ने पर कितना हो गया? मैंने कहा तीन हो गया। हो गया भाई। अब मैं इसकी स्थिति को चेंज कर देता हूं, क्रम को चेंज करता हूं। क्रम को चेंज करने का मतलब है कि अब मैं दो को सामने रखूंगा, एक को पीछे, तो जोड़ने पर क्या फिर तीन होगा? तो मैंने कहा भाई होगा। भाई मैंने एक और दो था, इसके क्रम को चेंज करके क्या लिख दिया? दो और एक। एक दो को जोड़ने पर भी तीन आया और इसके क्रम को चेंज करके लिखा दो और एक, तो भी इसका सम जोड़ कितना आया? तीन आया। इसका मतलब ये तो योग वाला सही है। गुणा की बात करूं तो एक और दो का गुणा करने पर होता है दो, उसी प्रकार दो में एक का गुणा करने पर होता है यहाँ पर भी दो। मतलब गुणा के प्रक्रिया में भी मैं किसी भी अंक को सामने या पीछे में रखूं, मेरा रिजल्ट सेम आने वाला है। तो यहाँ पर ये जो नियम है क्रम विनिमय वाला, योग और गुणन संक्रिया में लागू होता है। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं जोड़ने या घटाने के लिए। अब यदि मैं घटाने की बात करूं दोस्तों, तो मैंने तो लिया क्या है? एक और दो लिया हूं। सबसे पहले एक बार घटा कर देखता हूं, एक माइनस दो कितना आया? तो आप कहोगे ये हो गया माइनस का एक। और एक बार इसको चेंज करता हूं, दो में से एक घटा कर देखता हूं, तो दो में एक घटाने पर कितना आएगा? तो मैंने कहा प्लस का एक आ गया। तो भाई देखो, पहली बार जब घटाया तो माइनस में आया और दूसरा बार घटाया तो प्लस में आ गया। इसका मतलब घटाने में लागू नहीं होता। ये कथन भी मेरा एकदम क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? फिर बोला गया प्रत्येक पूर्ण संख्या की पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या की पूर्ववर्ती एवं परवर्ती संख्या होती है बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीरो की पूर्ववर्ती या परवर्ती संख्या नहीं है, है ना? इसलिए एल वाला कथन जो होगा दोस्तों हमारा क्या होगा? डेफिनेटली क्या होगा? गलत हो जाएगा। दो धनात्मक पूर्णांकों या दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करने पर धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। क्या ऐसा होता है भाई? हम देखेंगे कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक ले लिए, एक भी धनात्मक है और दो भी मेरा धनात्मक है। यदि इन दोनों का गुणा करके देखूं तो एक दुआ दो होता है, ठीक है, धनात्मक आया। एक निगेटिव और दूसरा भी मैं निगेटिव, इन दोनों का गुणा करूं तो माइनस और माइनस का गुणा करने पर प्लस, और दो एकम दो, ये भी आपके पास धनात्मक है। मतलब एम वाला जो कथन होगा दोस्तों, ये भी मेरा एकदम क्या है? एकदम करेक्ट है। तो कौन कौन सा है भाई? जे भी सही, के भी सही और एम भी सही है। कहीं पर जे, के और एम, ऑप्शन नंबर जो बी होगा दोस्तों, ये मेरा यहाँ पर क्या होगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के क्लास हम इतना ही देखेंगे। कल के क्लास में यहाँ से जितने भी बेहतरीन टॉपिक सवाल हो सकते हैं उन सवालों को देखेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कंप्लीट देखें यार, है ना? जब तक आप कंप्लीट नहीं देखोगे तो आगे जो डील करने वाले सवाल हैं उनके लिए आपको दिक्कत ना हो जाए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।